नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। बजट पर भरोसा। जी हां, छत्तीसगढ़ सरकार आज अपना बजट पेश करने जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने इस कार्यकाल का आखिरी बजट आज सदन में पेश करेंगे। दोपहर 12:30 बजे बजट की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन इसके पहले बजट पर किस तरह का भरोसा है, उम्मीदें कई हैं। लगातार टीवी 24 अपने दर्शकों को तमाम जानकारी दे रहा है। बजट से जुड़ी हुई लोगों की प्रतिक्रियाएं भी हमने आप तक पहुंचाई हैं, लेकिन आज इस बजट के ठीक पेश होने से पहले हम एक खास चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार के क्या कुछ दावे हैं, वहीं विपक्ष इन दावों को लेकर क्या सोचता है। साथ ही अर्थशास्त्री के मुताबिक इस पूरे बजट में कौन सी चीजें होनी चाहिए जिससे प्रदेश का सरोकार हो सके और जनता सीधे तौर पर इससे अपने आप को जोड़कर देख सके। हमारे साथ चर्चा में खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस नेता संदीप तिवारी जी, वहीं बीजेपी स्टेट मीडिया इंचार्ज प्रवीण साहू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश कुमार मस्ता जी जुड़े हैं, जो कि अर्थशास्त्री हैं और व्याख्यान भी इनका होता है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले हम सरकार का ही रुख करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे संदीप तिवारी जी से। संदीप जी, जब अनुपूरक बजट सीएम साहब ने पेश किया था सदन में, इसके बाद से उम्मीदें कई हैं, लगभग हर वर्ग इसी कोशिश में है कि इस बार उसके लिए कुछ और बेहतर सरकार बजट के पिटारे में दे सके। आज जो बजट पेश होने जा रहा है, इसके ठीक 15 मिनट पहले जब ये मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि इस बार प्रदेश की जनता को बजट से क्या उम्मीदें हैं, वो पूरी होंगी, इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए अमित जी, मैं पहले बता देता हूं आपको कि 2 साल कोरोना महामारी से जूझने के बाद भी छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य रहा जिसमें महंगाई दर का फर्क नहीं पड़ा और प्रति व्यक्ति आय में सुधार निरंतर होता चला गया। जहां तक 2017-18 पूर्व की रमन सरकार की बात करेंगे तो लगभग 93,000 प्रति व्यक्ति आय थी, वो आज 1,33,000 हो गई है। कृषि में आप बात करेंगे तो लगभग 2.89% आय थी जो कृषि में कृषकों की, वो लगभग 5.93 में आज कृषकों की आय है। उद्योग की बात करेंगे तो लगभग 2 से 3% वृद्धि उद्योग जगत में भी हुई है। लगातार आप देख रहे होंगे कि छत्तीसगढ़ सरकार एक छत्तीसगढ़ मॉडल पूरे देश में लागू हो रहा है। उनकी कई योजनाएं ऐसी हैं जिसको पूरे देश में अमल करने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की यही शासित राज्य क्यों न हो, वो भी इस चीज को, छत्तीसगढ़ मॉडल को, कुछ एक चीजों को अपना रहे हैं। तो ये बजट जो अभी आगामी जो बजट पेश होना है, निश्चित मान के चलिए आप कि पूर्व के हमारे 4 साल की जो बजट रहे हैं उससे बेहतर होगा। और जिन लोगों को छत्तीसगढ़ प्रदेश के लोगों को जो अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए हमारे भूपेश है तो भरोसा है जो नारा है उस पे अमल निरंतर हो रहा है। और भूपेश बघेल जी एक संवेदनशील मुख्यमंत्री है। वो एक शिक्षा के क्षेत्र में हो, उद्योग के क्षेत्र में हो, रोजगार, युवाओं को रोजगार की बात हो, इन सभी चीजों को लेकर निरंतर प्रयासरत है और उसको बेहतर करने की एक कोशिश निरंतर हमारे कांग्रेस पार्टी के शासित राज्य है उसमें अमल हो रहा है। जी, तो संदीप जी का कहना है, प्रवीण जी, की कोरोना महामारी के बाद भी जो छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था है उसमें किसी भी तरह का गतिरोध नहीं आया। क्या आप इसे सहमति रखते हैं कि प्रदेश सरकार की जो योजनाएं अभी तक पहुंची है जनता तक, उसका जमीनी स्तर पर लाभ भी देखने को मिला है और इस बार जब बजट आएगा तो सौगातों का पिटारा प्रदेशवासियों के लिए खुल सकता है? सर्वप्रथम मैं मां भारती को नमन करता हूँ जी, और छत्रपति को नमन करता हूँ, साथ में आपके सभी सम्मानित दर्शकों को प्रणाम करता हूँ। जी, आपने पूछा कि बजट कैसा रहेगा, मैं तो मुख्यमंत्री जी की बात दोहराना चाहूंगा जिन्होंने कल अपने भाषण में कहा ये बजट आसमान की नहीं जमीन की बात करेगा। मुख्यमंत्री बघेल जी बिल्कुल बहुत संवेदनशील है, उनको मालूम है कि धरातल पर कोई काम नहीं हुआ है, अन्यथा व्यक्ति आसमान की ऊंचाई की ओर देखता है, लेकिन मुख्यमंत्री जी को मालूम चल गया कि 4 सालों के सरकार में कोई काम नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने कहा कि आसमान नहीं हम जमीन की बात करेंगे। गालिब जी ने भी यही कहा था कि उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और वो आईना साफ करता रहा। कहीं ना कहीं उन्होंने अपना आईना देखा है, 4 साल में उन्होंने कोई काम नहीं किया, अब उनको याद आ रहा है कि केवल ये अंतिम वर्ष बचा, वो भी चुनावी वर्ष, इसलिए ये चुनावी बजट पेश करने के लिए यहाँ पर प्रस्तुत हो चुके हैं। कुछ आंकड़े हमारे कांग्रेस के भाई ने यहाँ पर प्रस्तुत किए आंकड़े, मैं भी आपको बताना चाहूंगा कि राष्ट्रीय स्तर पर कैपिटा इनकम में 13.6% की वृद्धि हुई है, जबकि राज्य सरकार में केवल 10.9% की पर कैपिटा इनकम। अगर रुपए के आंकड़ों की बात करूं तो राष्ट्रीय स्तर पर 1,70,620 रुपए है, छत्तीसगढ़ में 1,33,898 रुपए है। तो यह कमी क्यों है ये बताइए। हमारे भाई साहब ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में भूपेश जी ने बहुत काम किया। मैं
आपके मंच के माध्यम से बताना चाहूंगा कि सर्वाधिक आवंटन आपने स्कूली शिक्षा के लिए 16,522 करोड़ का आवंटन किया आपने बजट में, लेकिन परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के हिसाब से छत्तीसगढ़ निचले से तीसरे पायदान पर है, निचले से तीसरे पायदान पर। बताइए, सर्वाधिक आवंटन आत्मरंग स्कूल खुलने के बावजूद भी यदि आप तीसरे स्थान पर है तो बताइए आप कैसा काम कर रहे हैं, आप स्वयं बताइए। कांग्रेस मित्र से पूछना चाह रहा हूं मैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, देखिए आपकी विधानसभा में ही प्रश्न के उत्तर में हम जो मिला है कि 18,80,000 पंजीकृत बेरोजगार हैं, जबकि एक प्राइवेट संस्था जिसके माध्यम से आप ढिंडोरा पीटते हैं कि राज्य में कोई बेरोजगारी नहीं है, उसके साथ तो केवल 0.8% है। दोनों आंकड़ों में अंतर क्यों है बताइए। और आपने जो विधानसभा में उत्तर दिया था 18,80,000 लोग पंजीकृत बेरोजगार हैं, तो उनको यदि हम 2,500 के हिसाब से प्रति माह जो आप ही के घोषणा पत्र में था, तो उस हिसाब से आप 15,000 करोड़ की व्यवस्था कब कर रहे हैं ये बताइए मुझे। जवाब दें संदीप जी, बताइए, बताएं संदीप जी। मेरे साथी भाई ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में गुजरात मॉडल जो भारतीय जनता पार्टी के लोग छाती ठोककर पूरे देश में गुणगान गाते हैं, उसको श्रमिकों की जो शिक्षा का दर है उसमें छत्तीसगढ़ ने पछाड़ दिया है। ये आज मैं नहीं, ये मीडिया बोल रही है चीख चीख के, ये कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं बोल रहा है। ये तो झूठा नहीं होगा ना। आरोप लगाना बहुत आसान है अमित जी, लेकिन धरातल पे आपको जाना पड़ेगा। महंगाई आप आज सर चढ़कर बोल रही है और ये बता रहे हैं कि जब प्रति व्यक्ति आय छत्तीसगढ़ में बढ़ा है तो ये कुछ मुद्दों आंकड़ों को लेकर यहां डिस्कस कर रहे हैं। आप महंगाई दर को लेंगे तो बताइए, आप पेट्रोल आज कहां 2014 में 70 रुपए था, वो 100 रुपए पार हो गया है। 400 रुपए का सिलेंडर 1100 रुपए हो गया है। भरे होली के दिन, होली आने वाला है, नजदीक त्योहार, हिंदुओं का इन लोग गुणगान गाते हैं, सनातन धर्म का इन लोग हर बार उदाहरण देते हैं। होली कौन मनाता है? हिंदुओं का राष्ट्रीय पर्व है होली। उसमें गैस सिलेंडर का दाम को इन लोग 50 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ा दिए। इसका मार कौन झेल रहा है? एक आम नागरिक झेल रहा है ना। इस पे इन लोग बात नहीं करेंगे। 2 करोड़ रोजगार देने की बात भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता हर मंच पे बोलते रहे, लेकिन 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे पाए क्या? ये उस पे बात नहीं करेंगे। ये कांग्रेस के लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए, जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए और झूठा आंकड़ा पेश करते हैं। जी चलिए, तो आंकड़ों पर तो बात होती रहेगी, लेकिन राजनीति से इतर यदि हम अर्थ के तौर पर जाएं, हमारे साथ इस समय स्टूडियो में प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश कुमार मस्ता जी भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर दिनेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो वर्तमान में प्रदेश की स्थिति है, चाहे हम पर कैपिटा इनकम की बात करें, एजुकेशन के क्षेत्र में हम बात करें, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम बात करें, किस तरह की नीति निर्धारण इस बार के बजट में होना चाहिए जिससे ये स्थिति बेहतर हो, और क्या वर्तमान स्थिति को आप बेहतर मानते हैं एक अर्थशास्त्री के तौर पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि मैं राजनीति से अलग हट के बात करूंगा, क्योंकि मुझे इन दोनों के, मेरे भाइयों के डिबेट से अलग हटकर, कि एक अर्थशास्त्री के रूप में और एक छत्तीसगढ़िया के रूप में मैं मेरे राज्य को देखना चाहता हूं एक विकसित राज्य के रूप में। और जब मैं ये देखता हूं कि लंबे समय से, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, पिछले जब से छत्तीसगढ़ बना है, निरंतर ASIER जो शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में जो रिपोर्ट है उसमें छत्तीसगढ़ सबसे नीचे रहता है, अक्सर हमेशा नीचे रहता है। हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है नेशनल एवरेज से हमेशा नीचे रहता है। अभी पिछले जुलाई में नेशनल इनोवेशन इंडेक्स जारी हुआ, उसमें छत्तीसगढ़ बॉटम पे था। तो मेरा ये कहना है कि पार्टी पॉलिटिक्स से बाहर मेरे एक छत्तीसगढ़ के स्टेट को एक विकसित राज्य के रूप में देखना चाहूंगा। जहां तक शिक्षा की बात है, हम पर्याप्त खर्च कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट तो हमको नहीं दिख रहा है। हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी खर्च कर रहे हैं, डीप तक पहुंच बनाने की बात कर रहे हैं, मगर रिजल्ट आज भी जब इंडिपेंडेंट एजेंसी सर्वे करती हैं तो छत्तीसगढ़ का रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं दिखता है। और ये मैं पिछले 4 साल या इस पर फोकस करके नहीं कह रहा हूं, मैं निरंतर कह रहा हूं कि निरंतर हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा है। तो शायद हमको कुछ गवर्नेंस के मामले में कुछ बेहतर सोचने की जरूरत है। हमको ये सोचने की जरूरत है कि किस प्रकार हम अपने राज्य को बेहतर राज्य बनाएं और हमारे जो बच्चे हैं आने वाले समय में वो एक अच्छे वातावरण में, एक विकसित वातावरण में सांस ले सके। इतना ही मैं कहूँ। दिनेश जी, आपने कहा कि हम शिक्षा के क्षेत्र में खर्च कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि आकार बढ़ते जा रहा है जो एजुकेशन बजट है उसका, लेकिन इसके बावजूद सही क्रियान्वयन क्यों नहीं हो पा रहा? क्या इसमें लूपहोल मानते हैं आप? जी दिनेश जी। देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं, मैं लंबे समय से देख रहा हूं छत्तीसगढ़ में इन्वेस्टमेंट के मामले। जैसे एक एग्जांपल आपको देता हूं कि इन्वेस्टमेंट
बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट के कमिटमेंट होते आ रहे हैं और आज से नहीं लंबे समय से होते आ रहे हैं, लेकिन जब हम ग्राउंड लेवल पे जाकर देखते हैं कि कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, कुछ नहीं, विशेष नहीं हुआ। उसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े मॉडल नवाचार लागू करने की बातें होती हैं और हमेशा से होती आई हैं, लेकिन ट्रू सेंस में अगर हम वास्तविक अर्थ में देखेंगे तो हमारे शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में हमारी गवर्नेंस जो है वो आज से नहीं लंबे समय से काफी थोड़ी सी उसमें सुधार की गुंजाइश है और उसको बेहतर होना चाहिए, क्योंकि ये मेरी किसी पार्टी का सवाल नहीं है, ये हमारे छत्तीसगढ़ का सवाल है। बिल्कुल संदीप जी, सवाल छत्तीसगढ़ का और निश्चित तौर पर राजनीति से इतर भी यदि हम देखें तो क्या आप ये मानते हैं कि जो योजनाएं, जो नीतियां आम लोगों के लिए बजट में हर बार लाई जाती हैं, उनका सही तरह से कई बार क्रियान्वयन नहीं हो पाता? इसके लिए क्या आप शासन स्तर पर मानते हैं कि किसी चीज को दुरुस्त करने की आवश्यकता है, या फिर ऐसा मानते हैं कि प्रशासनिक कसावट की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि शासन जिस तरह से नीति बनाती है, प्रशासन उसका निर्धारण करता है जमीनी स्तर पर जाकर? क्या आप मानते हैं? देखिए अमित भाई, जी साहब ने जो कहा मैं बिल्कुल उनकी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ कि हर छत्तीसगढ़ में रहने वाला हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा प्रदेश विकास करे, और प्रदेश के साथ स्वाभाविक है जो लोग यहाँ के रहवासी हैं वो भी विकास करेंगे। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की शासन थी यहाँ। आप लोगों ने देखा कि सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल इनके सोच में भी था क्या? आप मुझे सिर्फ ये बताइए, पहली कक्षा से लेके 12वीं तक 50 एक क्लास में 50 बच्चों को प्रवेश देने का पहले साल में प्राथमिकता दिया गया। मतलब 12 पंचे 60, 600 बच्चों को, मतलब 600 परिवार को सीधे एडमिशन दिया गया। आप ये बताइए, कोई भी प्राइवेट स्कूल, कोई भी छोटा हो या बड़ा हो, मिनिमम साल का कम से कम उस स्कूल का फीस 20,000 से नीचे या 10-15,000 लगभग रहा है, और वो 1 लाख तक जाता है। ये सीधा बचत किन परिवार के खाते में गया? आप मुझे सिर्फ ये बताइए, इसका लाभ किसको मिला? सीधे सीधे परिवार को मिला ना। तो प्रति व्यक्ति आय उनका बढ़ा कि नहीं बढ़ा, ये बताइए। ये सोच किसकी थी? कांग्रेस की। आज आपको बता देता हूं मैं, स्वास्थ्य की बात की है, स्वास्थ्य की बात में बता देता हूं मैं, मेकाहारा में आप चले जाइए, उड़ीसा, झारखंड, बाजू महाराष्ट्र के भी जो पीड़ित जो होते हैं मरीज, वो तक यहाँ आकर इलाज कराते हैं। क्यों कराते हैं? क्योंकि उनको यहाँ सुविधा मुहैया कराई जा रही है। मैं ज्यादा बाहर का तो बात नहीं करूंगा। आप देख रहे होंगे मोबाइल एम्बुलेंस गली गली में जाके जो शुगर बीपी जो छोटी बीमारी होती है उसका इलाज करा के जेनरिक मेडिकल खुला हुआ है। जो मेडिकल में 500 रुपए की जो दवाइयां होती थी वो 10 रुपए में जेनरिक दवाइयां करा रही है। कांग्रेस सरकार की देन है। 16,522 करोड़ का आवंटन है शिक्षा के क्षेत्र में, नीचे से तीसरा पायदान। तो बताइए पैसा कहाँ गया, गुणवत्ता कैसे आएगी? सारे के सारे कर्मचारी और शासन, मुख्य तौर पर सारी कांग्रेस पार्टी करप्शन में व्यस्त है, करप्शन में लिप्त है। तो बताइए राज्य का विकास कैसे होगा? जी कल मुख्यमंत्री जी बात कह रहा हूं से आपकी बात में तमाम बातें आपने सुनी संदीप जी की। जी प्रवीण जी, तमाम बातें संदीप जी की आपने सुनी। जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में दावे हैं, कितना खरा उतरते हैं जमीनी स्तर पर? प्रवीण जी। जी देखिए, मैं आपकी वही इस बात पर आ रहा हूं कि बार बार मैं कह रहा हूं कि सबसे अधिक आवंटन 16,522 करोड़ का आवंटन, और शिक्षा में के क्षेत्र में निचले से तीसरे पायदान पर सरकार आती है। बताइए कैसा स्तर है? 91 चपरासी के लिए 2.5 लाख आवेदन। शिक्षा का स्तर आप समझ सकते हैं? बताइए। और ये तब है जब प्रदेश में आत्मनन स्कूल खुल चुके हैं। तो बताइए कैसी शिक्षा आप यहाँ के लोगों को प्रदान कर रहे हैं? और रही बात, जी प्रवीण जी बात पूरी करें आपकी। जी मैं कहना चाहूंगा जी प्रवीण जी, 60 साल से ऊपर और सर्व विद्या पेंशन 1,075 वर्ष वालों को आपने 1,500 रुपए नहीं दिया है, वो कब देंगे बताइए आप? 4 वर्षों से क्या कर रहे हैं आप? केवल जनता को आप त्रसित करने के अलावा, उनको शोषित करने के अलावा इस सरकार ने कोई भी काम नहीं किया है। केवल और केवल अपने जेब भर रहे हैं, अपने जेब भरने का ही कार्यक्रम कर रहे हैं। और इस पावन छत्तीसगढ़ की जो पुण्य धरा है, उसको आपने कांग्रेस का एटीएम मशीन बना के रख लिया है। पूरे राज्य का पैसा कांग्रेस पार्टी के आला कमान की जेब में जा रहा है बस। जी एक बहुत बड़ा आरोप लगा है संदीप जी। मिला है कर्नाटक में, कौन जा रहा है, किसकी पार्टी बता रही है? ये बड़ा बड़ा पूरे भारत देश के पूरे मुख्यालय में, पूरे राजधानी में
भारतीय जनता पार्टी का अगर आप देख लोगे कार्यालय को तो बड़ा बड़ा 5 स्टार 7 स्टार होटल फेल है। गलत काम करेगा उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। हम तो समर्थन करते हैं उस कार्रवाई का। आपने समर्थन किया क्या देवेंद्र यादव का? उनके गलत कामों का विरोध करने की वजह से समर्थन कर रहे हैं आप। तो अरे भैया मंच के माध्यम से बात करना आसान है, आप जाके बताइए धरातल पे। जी आपको तो ईडी का समर्थन करना चाहिए, उनकी प्रशंसा करना चाहिए। उसके विपरीत उनको आप धमका रहे हैं, उनके कार्यालय के सामने ढोल नगाड़े बजा के तमाशा कर रहे हैं। जनता सब जानती है। चलिए हम टिके रहे, विषयांतर ना हो। और डॉक्टर दिनेश जी आपके पास मैं फिर से आना चाहूंगा। जिस तरह से हमने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र की बात करी, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी भी आते हैं। कुछ सरकारी कर्मचारी ऐसे हैं जो कि नियमित तौर पर अपनी सेवाएं देते हैं प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में, कुछ अनियमित हैं। क्या आपको लगता है कि इस बार उनके लिए भी कुछ प्रावधान बजट में होना चाहिए? हाँ, मेरी समझ से सरकार ने, जब मुझे याद है कि जब मैं राज्य योजना आयोग में था तो हम लोगों ने इनका घोषणा पत्र पे क्रियान्वयन के लिए कार्य थोड़ा विचार विमर्श भी किया था। सरकार का वादा रहा है कि इनको नियमितीकरण करेंगे और मुझे उम्मीद है कि इस बजट में, अब बीच में महामारी काल आ गया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस बजट में इनके नियमितीकरण के बारे में कोई न कोई घोषणा सरकार करेगी। बिल्कुल। संदीप जी, क्या नियमितीकरण की दिशा में संविदा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए और साथ ही जिस तरह से जो आंगनबाड़ी बहनें हैं जो कि 140 दिनों से धरने पर बैठी हैं, उनको भी बहुत उम्मीदें हैं आपके बजट से। उनका भी कहना है कि इस बार हमारी उम्मीदें पूरी होने के पूरे आसार दिख रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो प्रदेश में एक बड़ा आंदोलन भी खड़ा हो सकता है। तो क्या सरकार ने इस दिशा में भी कोई विचार किया हुआ है, कोई सकारात्मक पहल उनके लिए भी की जा सकती है? देखिए अमित जी, मैंने पहले ही बताया कि हमारे मुख्यमंत्री जी संवेदनशील है, वो हर वर्ग को लेकर चल रहे हैं। बिल्कुल इस बजट में प्रावधान छत्तीसगढ़ के चुनाव में जो 2018 में हम जनता के पास अपना घोषणा पत्र लेके गए थे, उन सभी घोषणाओं को हम अमल करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। चाहे कर्जा माफ हो, बिजली बिल हाफ हो, रोजगार की बात हो, शिक्षा की बात हो, और हर एक मुद्दे पर हम अपना काम कर रहे हैं। और मैं बता देता हूं कि हमको भी उम्मीद है, आपको भी उम्मीद है, और छत्तीसगढ़ के 3.25 करोड़ जनता को भी उम्मीद है कि आने वाला जो बजट है वो सबके लिए लाभकारी हितकारी होगा। जी प्रवीण जी, उम्मीदें बहुत हैं, लेकिन क्या हर वर्ग की उम्मीद पर सरकार खरा उतर पाएगी, क्या मानते हैं? सिंहदेव जी अपनी सरकार के कार्यों से दुखी होकर अपने पंचायत मंत्री के दायित्व से इस्तीफा दिए हैं। बताइए उसका आप बताइए, उसका उत्तर बताइए। आपके मंत्री स्वयं आपके सरकार पर विश्वास नहीं करते। उन्होंने चिट्ठी में लिखा, आपका ही आंकड़ा है, हमारे आंकड़ा तो अधिक है, 8 लाख मकान नहीं बने। बताइए, यदि एक घर पर 4 लोग रहते हैं तो 32 लाख बेघर है आपके कारण, आपके सरकार के कारण। हमारी सरकार के कारण नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने फंड रोका था, जीएसटी का पैसा, छत्तीसगढ़ शासन का जो हक था वो पैसा नहीं दिया। जीएसटी का बताना चाहूंगा, इस जुलाई में कुछ दिन पहले ही हमारी जी। चलिए, आप तीनों को मैं रोकना चाहूंगा, हम सीधे ले चलते दर्शकों को। विधानसभा की कार्रवाई जारी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब छत्तीसगढ़ का बजट पेश करने जा रहे हैं।